Good morning, students. Myself, Dr. Bharat Singh Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमारा क्या तात्पर्य है, या किसी परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व के परमाणु में विद्यमान समस्त इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था को उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। यह दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं। इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण भी निर्भर करते हैं। तत्वों की रसायन में उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का विशेष महत्व है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए निम्न जानकारी आवश्यक है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर 2, कक्षकों के भरने का ऊर्जा क्रम। तो आइए हम किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करने की इन दोनों विधियों का अध्ययन करते हैं। प्रथम विधि में क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या को कक्षक के चिन्ह से पहले लिखते हैं। जैसा आपको यहाँ ये 1s1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें एक को कक्षक के चिन्ह से पहले लिखा है। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या को ऊपर की ओर कक्षक के दाईं ओर लिखते हैं। आपको ये s ऑर्बिटल के दाईं ओर एक लिखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। अर्थात हम कहें कि कक्षकों के प्रतीकों के ऊपर उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिख सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे ये एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। 1s1 यहाँ s ऑर्बिटल से ठीक पहले लिखा हुआ है, वो मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाता है, और s ऑर्बिटल के दाहिनी ओर ऊपर लिखा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन वितरण की दूसरी विधि है। इसमें कक्षक को प्रदर्शित करने के लिए एक छोटा बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स बना हुआ है जिसमें विद्यमान इलेक्ट्रॉनों को तीरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये तीर का निशान है। इन बॉक्स को बॉक्स चित्र या कक्षक चित्र भी कहा जाता है। ये जो बॉक्स बनाए हुए हैं जिसमें तीर के निशान से इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है, इसको बॉक्स चित्र या कक्षक चित्र भी कहा जाता है। इन बॉक्स चित्रों में केवल संयोजकता कोष को दर्शाया गया है, या संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष को संयोजकता कोष कहते हैं, क्योंकि रासायनिक संयोग में केवल संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। यहाँ सोडियम के लिए भी हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो लास्ट में 3s1 आता है। ये इसका संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन है, और इसी को इस बॉक्स के द्वारा दर्शाया गया है कि इसमें संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन 1 है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम का उदाहरण भी हम ले सकते हैं। अब बात आती है कि 3d व 4s कक्षकों के लिए n+l के मान परिकलित करते हैं। यदि n+l के मान समान हों
तो वह कक्षक पहले भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम हो। ठीक इसी प्रकार से अगर हम संक्रमण श्रेणी या ट्रांजिशन सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं, डी कक्षक में भरे जाते हैं। तो इन तत्वों को डी ब्लॉक तत्व के नाम से भी जाना जाता है और इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार का होता है। ब्रैकेट में इनर्ट गैस, ये इनर्ट गैस तक तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा। उसके बाद n-1 यानी कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है अंतिम, उससे एक कम उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसको n-1 ब्रैकेट बंद H2PD D1-10 और उसके बाद NS 1/2 होता है। इसी प्रकार से अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व, अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व अधिक किस प्रकार से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे सिद्धांत के अनुसार क्या है कि आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की तुलना में, आंशिक रूप से मतलब जैसे समान ऊर्जा के 5 वैकेंट ऑर्बिटल हैं, जैसे डी ऑर्बिटल का हम उदाहरण लें तो उसमें अगर हम सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो अर्धपूर्ण डी कक्षक कहलाता है। इसी प्रकार से यदि हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद उनका युग्मन करते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो डी ऑर्बिटल में सभी कक्षक के अंदर युग्मन हो जाता है और वो पूर्ण भरा हुआ कक्षक कहलाएगा। लेकिन आंशिक रूप से अगर हम D1, D2 या D3 की बात करें तो वो आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक कहलाते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की तुलना में अर्धपूर्ण जैसे D5 अथवा पूर्ण भरे हुए जैसे D10 कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। अब ये स्थायित्व अधिक होने के पीछे क्या कारण है? अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे हुए कक्षकों के अधिक स्थायित्व के 2 कारण हैं। कौन सा? प्रथम क्या है, यदि कोई कक्षक अर्धपूर्ण या पूर्ण भरा हुआ है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसमें समान ऊर्जा वाले समस्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण सिमेट्रिकल है या सममित है, जबकि आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण असममित होने के कारण उनके स्थायित्व में कमी आ जाती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि आंशिक रूप से भरे हुए कक्षक कौन से होते हैं, जैसे डी ऑर्बिटल का उदाहरण लें या पी ऑर्बिटल का उदाहरण लें। पी ऑर्बिटल में अगर अर्धपूर्ण भरते हैं तो सभी तीनों पी ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आके तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन आंशिक रूप से अगर वह भरा हुआ है तो जैसे P1 में 1 आ जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन हैं P कक्षक के अंदर तो PX1 में 1 और PY1 में 1, तो ये आंशिक भरा हुआ कक्षक कहलाएगा। अर्थात इसमें एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुआ, जबकि अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे हुए कक्षकों में सिमेट्रिकल या सममित रूप से इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है और जो असममित रूप से इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है उनके स्थायित्व में कमी आ जाती है। दूसरा कारण है इसका, एक परमाणु में विद्यमान समान ऊर्जा वाले कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता रहता है। समान ऊर्जा वाले, इस प्रक्रम में थोड़ी सी ऊर्जा मुक्त होती है जो तंत्र को स्थायित्व प्रदान करती है। कक्षकों के अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे हुए अवस्था में इस आदान प्रदान की अधिकतम संभावना रहती है, जिससे क्या होगा, ये कक्षक अधिकतम स्थायित्व वाले होते हैं। लैंथेनम के बाद 14 तत्वों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी आती है जिसे लैंथेनाइड श्रेणी, और इन तत्वों को लैंथेनाइड कहा जाता है। इन तत्वों को ए ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। लैंथेनम 57 तथा से हैफनियम
72 के मध्य रिक्त तत्वों को इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट या अंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अब बात आती है एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी में 5 ही कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और 14 इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट की एक अन्य सीरीज प्रारंभ हो जाती है। इसे एक्टिनाइड सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं? पहला है, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई परमाणु है और उसका जो आउटर सेल है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके भीतरी कोश में आउटर सेल के ठीक अंदर वाला जो कोश है वो 1s2 या NH2P6 व्यवस्था रखता है, तो उसकी संयोजकता वही होगी जितने इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोश में हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को खोकर वो एक स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेते हैं या स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये समझाता हूँ कि सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s1 की जो संयोजकता है या बाह्यतम कोश है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम के लिए भी अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो उसके भी बाह्यतम कोश में 3s2 आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसका जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कोश वाला इलेक्ट्रॉन है, उसकी संख्या 2 होती है। नंबर 2, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी संयोजकता 8 - n होगी। कैसे? यदि कोई परमाणु है और उसके बाह्यतम कोश में 5 to 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो संयोजकता होगी वो 8 - n होगी। n क्या है? जो उसका आउटर सेल है या बाह्यतम कोश है उसमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्योंकि इनके पास n इलेक्ट्रॉन हैं और 8 - n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वे स्थायी NH2P6 व्यवस्था कर लेते हैं या व्यवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का उदाहरण लेते हैं तो नाइट्रोजन का जो आउटर सेल है उसमें 2s2 2p3 हैं, अर्थात उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसकी संयोजकता क्या होगी? 8 - n के अकॉर्डिंग 3। कैसे? 8 में से उसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन को अगर हम घटा दें तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। और नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 3। इसी प्रकार से हम ऑक्सीजन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 3, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं लेकिन भीतर के डी कक्षक अपूर्ण हैं, हाफ फिल्ड है, तो उसकी संयोजकता कैसी होगी? वेरिएबल होगी, परिवर्तनशील होगी। किस सिचुएशन में होगी ये? जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही हो लेकिन उसका जो ठीक अंदर वाला डी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है या अर्धपूर्ण है, तो उस स्थिति में उसकी संयोजकता परिवर्तित होती है। अतः जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स की परिवर्तनशील संयोजकता होती है वो इसी कारण होती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन की संयोजकता +2 व +3 होती है जबकि क्रोमियम की सामान्य संयोजकता +3 होती है। नंबर 4, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन को
संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? कोई तत्व है और उसका जो आउटर सेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एग्जाम्पल लें। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है। इसके बाह्यतम कोश n बराबर 2 में कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, 2 s ऑर्बिटल में और 2 p ऑर्बिटल में। इसलिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। इसी प्रकार से हम आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी जानकारी करते हैं। जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह क्या कहलाता है? धनायन बनाता है या धनायन कहलाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर वह ऋणायन बनाता है। और कोई परमाणु संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागता है और उसी में ग्रहण करता है। अतः आसानी से आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किए जा सकते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात आते ही ये दिमाग में आता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं। स्लेटर नामक एक साइंटिस्ट हुए थे, वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने ये बताया कि यदि किसी परमाणु में अनेक इलेक्ट्रॉन हों तो एक इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य ये इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव डालते हैं, जिससे उस इलेक्ट्रॉन विशेष पर पूर्ण नाभिकीय आवेश का प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु उससे कुछ कम प्रभाव पड़ता है। या हम इसे कहें कि एक इलेक्ट्रॉन जितना नाभिकीय आवेश वास्तव में अनुभव करता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और इसे ZEFF मीन्स इफेक्टिव द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कितना नाभिकीय आवेश अनुभव करता है और वास्तव में नाभिकीय आवेश कितना है, इन दोनों के अंतर को, कितना तो नाभिकीय आवेश वो अनुभव कर रहा है और वास्तव में नाभिकीय आवेश कितना है, इन दोनों के मध्य के अंतर को आवरण स्थिरांक या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को या आवरण स्थिरांक को S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम अगर S ज्ञात करना चाहें तो S बराबर Z माइनस जेड इफेक्टिव, या जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना चाहें तो जेड इफेक्टिव बराबर Z माइनस S। अतः किसी परमाणु के लिए यदि आवरण स्थिरांक S का मान ज्ञात हो तो उसके प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना आसानी से की जा सकती है। आवरण स्थिरांक की गणना करने के लिए स्लेटर ने कुछ नियम बनाए, जिनमें से हम अध्ययन करते हैं। प्रथम नियम, किसी परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना स्लेटर द्वारा निम्न नियमों के आधार पर की जा सकती है। प्रथम, किसी इलेक्ट्रॉन के भीतर वाले इलेक्ट्रॉन का ही आवरण प्रभाव होता है। कौन से इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव होता है? किसी इलेक्ट्रॉन के भीतर वाले इलेक्ट्रॉनों का ही आवरण प्रभाव होता है, उससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है, केवल भीतर वाले इलेक्ट्रॉनों का ही आवरण प्रभाव होता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव नहीं होता है। अब हम ये देखते हैं कि S या P इलेक्ट्रॉनों का आवरण में किस प्रकार से योगदान होता है। नंबर 1, उसी कोश या उसी कोश से तात्पर्य N कक्षक के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो 0.35 होती है। उसके अंदर के कोश अर्थात N-1 कक्षक के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए
जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो 0.85 होती है, और उससे भी अंदर अर्थात n-2 के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 होता है। ये s व p इलेक्ट्रॉनों का आवरण में योगदान है। इसी प्रकार से हम कहें d कक्षकों का आवरण में योगदान, किसी d या f इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण में किस प्रकार से योगदान होगा। यदि f या d आवरण के स्थिरांक के इलेक्ट्रॉनों के लिए हम आवरण स्थिरांक ज्ञात करें तो उसी कोष के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 होता है, उसके अंदर के कोषों के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 होता है। 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पर दूसरे का आवरण स्थिरांक 0.30 होता है। किसके लिए? 1s कक्षक के लिए एक इलेक्ट्रॉन पर दूसरे का आवरण स्थिरांक 0.30 होता है। और अगर हम हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक 0.05 होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके अनुप्रयोग क्या हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के रसायन विज्ञान में अत्यंत उपयोगी एप्लीकेशंस हैं, उनमें से हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1, इनका सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, सबसे प्रथम अनुप्रयोग है वो यह है कि इनकी सहायता से आयनिक यौगिकों में आयनों की त्रिज्या को ज्ञात किया जा सकता है। किसको ज्ञात किया जा सकता है? आयनों की त्रिज्या को। नंबर 2, बंध लंबाई व बंध ऊर्जा के कैलकुलेशन में इनका उपयोग किया जा सकता है। नंबर 3, तत्वों के आयनन विभव के कैलकुलेशन में ये सहायक है। नंबर 4, पॉलिंग ने इनके आधार पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का भी कैलकुलेशन किया था, और इसी की सहायता से E बराबर -Z इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर ब्रैकेट 13.6 EV सूत्र की सहायता से किसी परमाणु अथवा आयन के किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का कैलकुलेशन किया जा सकता है। थैंक्स।